नमस्कार। आज हम बंगाली लोक कथाओं की दुनिया में उतरेंगे और एक ऐसी कहानी की पर्दे खोलेंगे जिसमें एक प्रेतवादित नदी है, सालों से इंतजार करता एक बदला है और कुछ ऐसे राज हैं जो रात के अंधेरे में ही बाहर आते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ऑमिनस, एक बहुत ही भयावह चेतावनी से। ये वो शब्द थे जो नाविक अनुकूल को उसके पिता ने कहे थे, और यही शब्द आने वाले एक खतरनाक सफर की नींव रखते हैं। हमारी कहानी हमें ले चलती है निषिद्धि गांव, जहां से होकर बहती है जांगला नदी। ये नदी वहां के लोगों के लिए सब कुछ है। एक तरफ तो ये उनकी जिंदगी चलाती है, उनकी जीवन रेखा है, लेकिन दूसरी तरफ, और यहीं हमारी मुलाकात होती है माधवी से, एक ऐसी औरत जिसे 5 साल पहले अनुकूल ने नदी किनारे से बचाया था। लेकिन उस दिन से आज तक माधवी ने एक शब्द नहीं कहा है। वो बस एक गहरी खामोशी में कैद है। अनुकूल ने क्या कुछ नहीं किया, उससे बात करने की कोशिश की, कहानियां सुनाई, बाजार से तोहफे लाए, लेकिन माधवी की वो खामोशी नहीं टूटी। लेकिन फिर एक दिन पूरे 5 साल बाद वो खामोशी टूटती है। और कैसे टूटती है? एक डरावनी भविष्यवाणी के साथ। ये पहले शब्द थे जो माधवी की जुबान से निकले थे, और इन शब्दों ने जैसे हवा में एक अजीब सी सिहरन घोल दी थी। पर माधवी की चेतावनी के बावजूद काम तो काम था। अनुकूल को अपनी नाव लेकर निकलना ही पड़ा। और उसकी सवारी कौन था? अमीर बेरहम साहूकार सीताराम महाजन। एक ऐसा व्यापारी जिसका दिमाग हमेशा हिसाब किताब में लगा रहता था। किससे कितना सूद लेना है, किसकी फसल दबानी है, बस यही सब। तो अब बात करते हैं वापसी के सफर की, क्योंकि यहीं से कहानी का माहौल बदलना शुरू होता है। जो सफर दिन की रोशनी में सामान्य था, अब वो धीरे धीरे खौफनाक होता जा रहा था। और खतरे की पहली घंटी बजती है मौसम के बदलने से। साफ आसमान पर अचानक काले मानसूनी बादल छाने लगते हैं। जानते हैं, आषाढ़ महीने के बादल बड़े धोखेबाज होते हैं। कब बरस पड़े, कब तूफान ले आए, कोई नहीं कह सकता। हालत ये हो जाती है कि वो सीताराम महाजन, जो सिर्फ नफे नुकसान की भाषा समझता था, वो भी बेचैन हो उठता है, क्योंकि वो जानता था कि इस नदी का अंधेरा अपने साथ खतरनाक राज लेकर आता है। और फिर उनकी नाव पहुंचती है काथालपुर जंगल के पास, एक ऐसी जगह जिसका नाम भी नाविक सूरज ढलने के बाद अपनी जुबान पर लाने से डरते हैं। और तभी उस घने अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंजती है, मदद के लिए एक पुकार। अब अनुकूल के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। क्या वो उस आवाज को अनसुना कर दे, या फिर अपनी जान खतरे में डालकर उस प्रेतवाधित किनारे की तरफ जाए? आखिरकार अनुकूल का ज़मीर जीत जाता है। वो नाव किनारे पर लगाता है और अब्दुल मियां नाम के एक बहुत ही अजीब, रहस्यमयी अजनबी को अपनी नाव पर चढ़ा देता है। उसे नहीं पता था कि ये अजनबी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब ये जो आदमी नाव पर चढ़ा था, इसका हुलिया ही कुछ अजीब था। वो इतना ज्यादा दुबला पतला था कि लग रहा था जैसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो। और जब उस पर लालटेन की रोशनी पड़ी तो उसकी आंखें किसी लक्कड़बग्घे की तरह चमक उठी। तो नाव आगे बढ़ रही थी, और उस खामोशी को तोड़ने के लिए उस अजनबी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी एक शैतान की, एक बेरहम डाकू की, जिसका नाम था काली डकैत। काली डकैत ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस इलाके में खौफ का दूसरा नाम था। एक ऐसा नाम जिसे सब दफन मान चुके थे। कहा जाता था कि वो लोगों को मारकर इसी जांगला नदी में फेंक देता था, और आज भी उस पानी से खून की महक आती है। और फिर अब्दुल मियां एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर अनुकूल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी है। वो उस काली रात को याद करता है जब इसी काली डकैत ने उसकी हंसती खेलती दुनिया तबाह कर दी थी, और उसकी 8 साल की बेटी अमीना को उससे छीन लिया था। तो अब ये साफ हो जाता है कि अब्दुल मियां की ये कहानी सिर्फ एक दुख भरी याद नहीं है। नहीं, ये एक मकसद है, एक अधूरा इंतकाम है जो सालों से पूरा होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अनुकूल के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। उसने तो यही सुना था कि काली डकैत तो सालों पहले ही मर चुका है, तो फिर ये सब क्या है? और यही सवाल कहानी में एक ऐसा मोड़ लाता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। और तब
अब्दुल मियां नाव के तख्ते पर सो रहे उस व्यापारी की तरफ इशारा करता है और एक ऐसी सच्चाई बताता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, वही सीताराम महाजन जिसे वो अपने नाव पर लेकर आया था, असल में वही खूनी काली डकैत था। और फिर वो अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक अतृप्त आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली और जो सालों से सिर्फ और सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रही थी अपने इंतकाम के लिए। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का असली खौफनाक मोड़। अब ये मुलाकात एक बदले में बदलने वाली थी, एक ऐसे अलौकिक बदले में जिसके बारे में अनुकूल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनुकूल अपनी आंखों के सामने जो देखता है उस पर उसे यकीन नहीं होता। अब्दुल मियां का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है, उसकी पीठ कमान की तरह झुक जाती है, हाथ लंबे होने लगते हैं और नाखून लोहे के पंजों जैसे नुकीले हो जाते हैं। देखते ही देखते वो एक पिशाच में बदल जाता है, लोक कथाओं का एक मांस खाने वाला दैत्य। और फिर वो पिशाच अपना इंसाफ करता है। वो चीखते चिल्लाते सीताराम महाजन को घसीटकर उस अंधेरे जंगल में ले जाता है जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। सीताराम की चीखें धीरे धीरे जंगल में गूंजकर खामोश हो जाती हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गायब होने से ठीक पहले वो आत्मा अनुकूल को एक आखिरी दिल दहला देने वाला राज बताती है। वो राज माधवी की असली पहचान का था, वही माधवी जिसकी खामोशी को अनुकूल 5 सालों से समझने की कोशिश कर रहा था। सुबह होती है, रात का खौफ छट जाता है, लेकिन अनुकूल उस नाव पर अकेला रह जाता है। वो उस भयानक रात का अकेला गवाह था और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, जो हुआ वो बदला था या इंसान।